Hello friends, so welcome to yours YouTube channel Icon Careers. So next 26 days to go and हम लोग डिस्कस कर रहे हैं important current affairs topic from January to October. And today's session is based on key political and government changes between January to October 2025 and this is part number 2. I hope आपने previous सारे videos cover करे हैं. Please let me know आपको ये videos कैसे लग रहे हैं. Is there any suggestion? Please message into the comment box. Is there any particular topic you want to discuss? Please also mention in this particular comment box. चलिए आज का इस सेशन में स्टार्ट करते हैं और टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वन ऑफ द फेमस पॉलिटिकल चेंज दैट वन इज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर. तो वैसे तो ये लास्ट ईयर भी बहुत न्यूज में था. फ्रॉम लास्ट 1 और 2 इयर्स ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इन मणिपुर बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स को लेकर वो न्यूज में था, लेकिन अभी तक क्लैट ने उसको पूछा नहीं है. बट पॉसिबली दिस ईयर ये टॉपिक आपके एग्जाम का पार्ट हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करें स्टूडेंट्स मणिपुर को लेकर. तो सबसे पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्लैट कभी कभार आपको शॉक करेगा विद बेसिक क्वेश्चंस के साथ. लाइक क्वेश्चन क्या बन सकता है अगर हम देखें तो ये स्टेट जो न्यूज में है वो कौन है? मणिपुर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मणिपुर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ओके, और मणिपुर का वैसे मीनिंग क्या है, निकनेम क्या है? अगर हम देखें तो निकनेम इज स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट. हम स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट नाम से भी जानते हैं. सेकंड, अ ज्वेल ऑफ लैंड भी मणिपुर को कहा जाता है. तो ये हो गए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस. सेकंड, मणिपुर की कैपिटल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मणिपुर की कैपिटल है इंफाल. थर्ड वन, इससे रिलेटेड, इससे कनेक्टेड कौन कौन से स्टेट है जो इसकी बॉर्डर को टच करते हैं? तो बेसिकली द मणिपुर टचेस द बॉर्डर ऑफ नागालैंड, आसाम, along with Tripura or Mizoram. And which country touches the border of Manipur? The correct answer is Myanmar. ये तो हमने geographical division को समझ लिया. Each and every question जो इस particular topic से relate करेगा हम सारे questions को cover करेंगे. Done? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट रूल, हमें कुछ चीजें और समझनी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है. तो पार्ट नंबर 18 ध्यान रखें फॉर इमरजेंसी. और इमरजेंसी इंडिया में 3 टाइप की है. वन इज नेशनल इमरजेंसी, सेकंड वन इज प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जिसे स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 352. स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं, आर्टिकल 356. और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 360. फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है. नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है. बट हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंशियल रूल को लेकर. और वो कहाँ हुआ है, कहाँ लगा है? मणिपुर में लगा. इट ओके? और जो इंडिया के अंदर जो इमरजेंसी है ये सोर्स की गई है फ्रॉम जर्मनी. तो याद रखें इमरजेंसी सोर्स फ्रॉम जर्मनी. So these are some basic questions on political or the constitution. चलिए next one. The center has imposed the president Manipur under which article? क्योंकि state emergency it means under which article 356 of Indian Constitution and suspended the state assembly after the resignation of the chief minister. क्योंकि इससे पहले जब ये डिस्प्यूट चल रहा था तब एन बीरेन सिंह ये थे चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर. और जब इन्होंने रिजाइन किया तो फिर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया और वो फरवरी में लग चुका. और फरवरी के बाद इसे अगेन 6 महीने की बढ़ाया गया. तो अगस्त में वापस से इसे फॉर नेक्स्ट 6 बढ़ा दिया गया. तो जब रेजिग्नेशन दे देंगे चीफ मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर स्टेट के तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है. हाउ प्रेसिडेंट कैन हेल्प रिजॉल्विंग द कंफ्लिक्ट? इट मींस अगर प्रेसिडेंशियल रूल लग रहा है इसका मतलब क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होते हैं
उनके पास ये सारी पावर आ जाएगी। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? जो कभी कभार ये होता है ना कि पार्टीज जो गवर्निंग जो रूलिंग पार्टी होती है वो कभार अपने इंटरेस्ट को देखते हुए वहां पे डिसीजन लेती है, और जब डिसीजन लेगी तो कहीं ना कहीं वो इनजस्टिस लगता है कॉमन पर्सन के, कॉमन लोगों के बीच में। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर स्टेट को रूल करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी और शायद पॉसिबली वहां पे वो डिस्प्यूट्स कम हो सकते। पहला जो रीजन था वो न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का था। सेकंड, गवर्नर supervised central forces can prevent ethnic clashes and maintain law and order in the state। क्योंकि ये डिस्प्यूट जब हुआ, ये जो कंफ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन द डिफरेंट ट्राइब्स को लेकर, क्योंकि हम डिस्कशन करेंगे अभी तो कौन सी ट्राइब से डिस्प्यूट हुआ और उस कारण से यहाँ पे क्लैशेस देखे गए, तो उन क्लैशेस को कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस होती है वो जब प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पर किसी स्टेट में इंपोज की जाएगी तो वहां पर वो क्लैशेस कम होंगे और शायद वो डिस्प्यूट भी कुछ हद तक कम हो सकते। Third one, rehabilitation. Ensure fair relief and rehabilitation of around 60,000 displaced peoples in camps for over 20 months. लास्ट के 20 महीनों में करीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस किया गया बिकॉज ऑफ देयर वॉर, बिकॉज ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, बिकॉज ऑफ देयर क्लैशेस। तो उसको देखते हुए रिहेबिलिटेशन की भी स्पीड को स्पीड अप किया जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल रूल होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक स्टेट में मिनिस्टर होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को हेड करते हैं चीफ गवर्नर, और अगर गवर्नर के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर वर्क करता है, स्टेट की काम करती है, तो वो स्मूथली फंक्शन करता रहेगा, देयर इज नो सच डिस्प्यूट। बट अगर गवर्नर के कहे अनुसार चीफ मिनिस्टर काम नहीं करता है, वो अगर मशीन को गलत तरीके से यूज करता है, तो शायद पॉसिबली गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहेंगे इस पर्टिकुलर स्टेट में काम प्रॉपर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो चुकी है, तो वहां पर गवर्नर को ये पावर दे दी जाएगी और गवर्नर उस स्टेट को रूल करेगा। इसे कहते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। ओके, तो फटाफट से देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रूल रेफर्स टू सस्पेंशन ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली प्लेसिंग द स्टेट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि वहां पर सस्पेंड कर दिया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट को, का मतलब जो असेंबली होगी वो सस्पेंड हो जाएगी। और इसका फर्क क्या पड़ता है, इसका डायरेक्ट असर क्या पड़ेगा? इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट को डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। सेकंड, इट इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 355, मार्क दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट एवरी स्टेट फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल ये कहता है हर एक स्टेट को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना है, और अगर वो इनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करते हैं तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। इफ ए स्टेट गवर्नमेंट फेल टू फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखें इस पूरे टॉपिक में कुछ हद तक तो क्वेश्चंस वहां की लोकल जो डिस्प्यूट है उस पर पूछा जाएगा, अलॉन्ग विथ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वहां पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं एंड देन सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंफ्लिक्ट, कि वो रूट कॉज क्या है जिस कारण से वहां कंफ्लिक्ट हो रहा है। President rule is also known as state emergency or constitutional emergency. Next one, Article 365. If a state fail to comply with the center direction, the president can declare that the government cannot function constitutionally. अब आर्टिकल 365 क्या कहता है कि अगर सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट फॉलो नहीं करता है तो वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है। तो हाउ टू इम्पोज दैट इमरजेंसी, तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस क्या है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ विद इन द 2 मंथ। तो सबसे पहले एक प्रपोजल जाएगा फ्रॉम द स्टेट असेंबली, वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर दोनों हाउस से उसको पास कराती है। दैट इज द प्रोसेस टू जस्ट प्रोक्लेम दैट इमरजेंसी। इफ प्रेसिडेंट रूल इज डिक्लेयर्ड व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, तो ध्यान रखें बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ द इमरजेंसी अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, और अगर पहला पॉइंट, और इफ इट डिसॉल्व विद इन 2 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, या तो लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया हो पहली कंडीशन, या फिर लोकसभा ने अप्रूवल नहीं दिया हो और उस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, इट रिमेन वैलिड अंटिल 30 डेज आफ्टर द लोकसभा रिकन्वेन प्रोवाइडेड द राज्यसभा अप्रूव इट ड्यूरिंग द पीरियड। लेकिन वो कंडीशन तभी होगी जब लोकसभा ने पास तो कर दिया और इस बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और राज्यसभा ने उसे पास कर दिया, तो वो नई लोकसभा के 30 डेज तक
एग्जिस्ट करेगा. दैट इज द रीजन, दैट इज द प्रोसेस. तरह की सिचुएशन में क्या होगा? अप्रूविंग और एक्सटेंडिंग द प्रेसिडेंट रूल रिक्वायर ए सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जब मेजॉरिटी देखी जाएगी तो सिंपल मेजॉरिटी देखी जाती है, और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50+1%. नेक्स्ट वन, ड्यूरेशन. प्रेसिडेंट रूल लास्ट 6 months initially and can be extended up to 3 years within the parliament approval every 6 months. पहली बार में जब भी किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाएगी तो पहले 6 महीने के लिए होगी, इसे वापस से बढ़ाया जा सकता है अगले 6 महीने के लिए, बट दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल अप टू 3 साल से ज्यादा का वो इमरजेंसी प्रोविजन नहीं हो सकता है. Done everyone? Now it's time for the duration and revocation. लग तो गया, हमने प्रोक्लेम तो कर दिया, but how to revoke that emergency? The president can revoke president rule anytime without the parliamentary approval. हमने जब प्रोक्लेम किया तब तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत है, लेकिन when we talk about the revocation, जब हटाना है हमें इमरजेंसी को, there is no such parliamentary approval needed. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो ध्यान रखो, क्वेश्चंस आते कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल रूल. तो वो कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट वन, द लोकसभा हैज गिवन इट्स अप्रूवल टू द स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 months with effect from 13th of August 2025. पहली बार में जब लगाया गया था तो फरवरी 2025 में लगाया गया, जस्ट आफ्टर द 6 months सेकेंड बार वापस से इमरजेंसी लगाई गई, और अभी जो स्टेट इमरजेंसी चल रही है वो इफेक्टिव कब से है? 13th of August 2025 से. तो इसका बैकग्राउंड चेक करते हैं कि मणिपुर किस तरीके का है, ये डिस्प्यूट क्या है. सबसे पहले उस चीज को समझते हैं. Manipur was placed under the presidential rule in Feb 2025 after its while Chief Minister N. Biren Singh stepped down nearly 2 years after the ethnic conflict began in the state. 2 सालों के एथनिक कन्फ्लिक्ट के बाद फाइनली जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने वहां पर उन्होंने रिजाइन दिया और उसके बाद इमरजेंसी इंपोज की गई. नेक्स्ट वन, द कन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैतेई डिमांड. अब देखिए ध्यान रखें, ये जो कन्फ्लिक्ट है ना वो एथनिक कन्फ्लिक्ट. एथनिक का मतलब होता है दे आर लोकल ट्राइब्स, उनके बीच का ये कन्फ्लिक्ट है. इस पूरे कन्फ्लिक्ट को हम बहुत आसानी से समझते हैं. अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 2 कम्युनिटी है, एक मेजरली है, एक मेजॉरिटी में है, और एक बेसिकली माइनॉरिटी में है. मेजॉरिटी वालों को लगेगा या माइनॉरिटी वालों को लगेगा कि मेजॉरिटी वाले हमारे रिसोर्सेज कर रहे हैं, हमारी लैंड को यूज कर रहे हैं, ज्यादा उनको तवज्जो दी जा रही है, ज्यादा उनको एग्जीक्यूटिव पावर है, ज्यादा उनको लेजिस्लेटिव पावर है, ज्यादा उनको जुडिशियल पावर है. ऑल्दो कि जो माइनॉरिटी है उनके पास ज्यादा लैंड है तो भी उनको परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, तो यहां कंफ्लिक्ट आएंगे. वही कंफ्लिक्ट अभी भी हुआ. द कंफ्लिक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैते डिमांड फॉर ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ये क्या चाह रहे हैं कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जगह दी जाए, which कुकीज अपोज, जिसका दूसरा जो अपोजिशन है वो कुकीज ट्राइब इसको अपोज कर रहे हैं. ध्यान रखें, ये मेजॉरिटी वाली है, मतलब अराउंड मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन मैती है. ये एजुकेटेड भी हैं, इनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, और तो भी ये चाह रहे हैं कि इनको एससी का स्टेटस मिल जाए, एसटी का स्टेटस. लेकिन जब पॉपुलेशन वाइज कुकीज कम है तो उनके रिसोर्सेज को अगर मेजॉरिटी वाले यूज करेंगे तो कंफ्लिक्ट पैदा होगा. तो फियरिंग लॉस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, उनको जॉब का खतरा रहेगा, एंड अदर अफर्मेटिव एक्शंस मीन फॉर दैट एसटी. तो जो एसटी कास्ट को मिल रहे हैं अफर्मेटिव रिसोर्सेज एक्शंस दिए जाएंगे उनको, तो उनको लगेगा कि वो लॉस हो रहा है, तो उनको खत्म हो जाएगा. So do you know emergency provision in part number 18 we had already discussed by the German constitution. Along the central government to manage crisis threatening India's sovereignty, unity and जब कभी भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में स्टेट में अगर इमरजेंसी इंपोज की जा रही है तो उसका रीजन ये होता है कि सोवरेनिटी थ्रेटन ना हो, यूनिटी हार्म ना हो, और सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की हार्म नहीं हो. Now it's time for
just to know about the Manipur history. In the year 1891, Manipur became a princely state. तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखें. 1891 में मणिपुर को प्रिंसली स्टेट का दर्जा मिला अंडर द ब्रिटिश रूल आफ्टर द एंग्लो मणिपुर वॉर. देन आफ्टर 1947 महाराजा बुद्ध चंद्र signed a treaty of accession merging Manipur into India. So this was basically a question under which Maharaja the treaty of accession between the Manipur and India. So correct answer is Maharaja Buddha Chandra. But in which year? 1947. Then after Manipur became a union territory in 1956 after the unification of India, and in the year 1972 के अंदर मणिपुर को स्टेट का एक दर्जा, फुल फ्लेज स्टेट का एक दर्जा मिल गया. तो ये तीन हायरार्की बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. इन 1891 मणिपुर बिकम अ प्रिंसली स्टेट. देन इन 1947 महाराजा बुद्ध चंद्र साइन अ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन टू मर्ज मणिपुर इनटू इंडिया, एंड द थर्ड वन इन 1956 नाउ फाइनली become a union territory, and 72 become the status of complete statehood. नेक्स्ट वन, अब समझते हैं वो एथनिक ट्राइब्स के क्या डेमोग्राफिक डिवीजन है, का क्या पॉलिटिकल डोमिनेंस है. चलो तो सबसे पहले डेमोग्राफिक डोमिनेंस को समझ लेते हैं. मैथीज लिव्स इन इंफाल वैली. अगर हम मणिपुर के पूरे स्टेट को देखें तो बीच में तो है इंफाल वैली और चारों तरफ है हिली एरियाज. इज इट ओके? अब मैथीज लिव इन इंफाल वैली कंप्राइजेस लिटिल मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. मतलब मोर देन अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन मणिपुर की मैथीज हैं, विच आर 10% ऑफ द टोटल लैंड. 10% लैंड पर 50% से ज्यादा की पॉपुलेशन. वाइल द ट्राइबल्स लिव इन द हिली डिस्ट्रिक्ट. जो बचे हुए कुकीज हैं वो हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जिसे कुकीज और नागाज कहते हैं. तो मिलकर अराउंड 40% है, जिसमें से 25 तो कुकीज हैं और 15% नागाज हैं. दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें वो सारा सेगमेंट पता होना चाहिए. Kukis and Mathis around more than 50% of the population. Rest of the population जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं वो कुकीज हैं, उनका अराउंड 40% है. उसमें से भी 25% तो कुकीज हैं और 15% नागा ट्राइब्स. The Mathis are more educated and also better represented in the business, the politics of the state than Kukis and Nagas. Already fully equipped हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस है, एजुकेटेड है, तो भी अगर वो एसटी स्टेटस चाहेंगे तो जो माइनॉरिटी में है वो उसका एजिटेशन, उसका इश्यू तो उठाएंगे. यस और नो? तो दैट इज वाज कि ये रीजन क्या है. नेक्स्ट वन, मैथी डोमिनेंस इन पॉलिटिकल डोमिनेंस. डोमिनेट द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इन मणिपुर विद 40 आउट ऑफ द 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. टोटल असेंबली जो सीट्स है मणिपुर की 60 है, तो 40 पर मैथीज डोमिनेट करते हैं. Peoples from the hilly areas claimed that despite hill districts of Manipur comprising 90% of the geographical area, there were only 20 MLAs. बात तो बस सही है. 50% टोटल पॉपुलेशन है, 10% लैंड है, और अगर 90% की टोटल लैंड है और जस्ट 20 MLAs हैं, तो दैट इज नॉट द जस्टिस. दैट इज द रीजन कि ये कंफ्लिक्ट क्या है. Is it okay? So this is all about the hilly areas in Manipur comprises 90% of the total land in Manipur are declared by the government under the provision of Article 371 of the Constitution. This is all about the important topic for this year, President rule in Manipur. Please mention ये टॉपिक कैसा लगा आपको, क्या अंडरस्टैंड कर पाए, इज देयर एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क इनटू द कमेंट बॉक्स. तो चलिए अब हम सेकंड टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे और वो रहने वाला है 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब ये बिल क्या कहता है इसका फटाफट से एक बार ब्रीफली हम कवर कर लेते हैं. ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, आप इसको पढ़ते चले और समझते चले. The 130th Constitution Bill 2025 proposed an automatic removal of the Prime Minister, Chief Minister and other ministers if they detained for 30 consecutive days on serious criminal charges. बहुत बार सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह के
मैसेजेस वायरल होते हैं कि अगर नेता को गिरफ्तार किया जाता है तो उनका कोई लॉस नहीं होता, उनको वही चुनाव, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ लेते हैं, जेल में रहते हुए चुनाव जीत लेते हैं, जेल में रहते हुए वो अमीर और पैसा कमा लेते हैं। बट अगर कोई कॉमन पर्सन है, अगर वो कोई चार्ज, अगर उस पर कोई डिटेन किया जाता है तो उसको हीनियस क्राइम माना जाता है और उसको जल्द से जल्द सजा मिल भी जाती है। तो उसी को देखते हुए, जस्ट टू गेट द स्टेबिलिटी और इक्वालिटी बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, के लिए 130th अमेंडमेंट आया गया। और वो क्या कहता है कि इन केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इन केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इफ दे डिटेन फॉर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज, तो उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा अगर वो क्रिमिनल, हीनियस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के तहत डिटेन किया जा रहा है तो। बट इस बिल को कुछ समय के लिए अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रख दिया गया, जेपीसी। अब पहले समझते हैं जेपीसी क्या चीज है। इज एन एडहॉक बॉडी। एडहॉक बॉडी का मतलब होता है जस्ट फॉर द टेम्पररी पर्पस। कुछ काम आया, एक कमेटी फॉर्म करी, काम पे डिस्कशन किया गया, काम हो चुका, नाउ इज डिसॉल्व, उसे कहते हैं एडहॉक। Formed to examine complex and controversial legislation and dissolve after submitting their dispute था, इसलिए जेपीसी फॉर्म करी, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है बाय स्टडी द टॉपिक, कंसर्न विद द एक्सपर्ट्स, और अगर वो सब कुछ हो जाता है तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी। टिपिकली इट अराउंड 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा, दो द साइज में वेरी कर सकता है। इट इज टास्क्ड विद स्क्रूटिनाइजिंग बिल क्लॉज बाय क्लॉज, gathering expert opinion and submitting a report to the parliament. While its recommendations are influential, they are not binding on the जेपीसी फॉर्म तो हो गई, बट अगर वो कोई एडवाइस दे भी रहे हैं तो दैट इज नॉट बाउंडेड बाय द गवर्नमेंट। वो चाहे तो मानेंगे, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑटोमेटिक रिमूवल। A minister, including the prime minister or the chief minister, will be removed from their post if they held in custody for 30 consecutive days in case of involving a senior criminal charges. ऑटोमेटिकली उनको रिमूव कर दिया जाएगा। देयर इज नो सच जुडिशियल प्रोसेस। आप 30 दिन तक जेल में रहे, 30 दिन से ज्यादा तक जेल में रहे, 31वें दिन आपको रिमूव कर दिया जाएगा। कंडीशन, द प्रोविजन अप्लाइज टू ऑफेंसेस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 और मोर। डिटेन तो किया गया, लेकिन अगर सजा मिल गई है 5 या उससे ज्यादा सालों की, तो ही ये पूरा का पूरा केस एप्लीकेबल, ये बिल एप्लीकेबल होगा। प्रोसीजर फॉर रिमूवल, प्रोसीजर क्या है? यूनियन मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिमूव अ यूनियन मिनिस्टर इफ द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एडवाइस द प्रेसिडेंट विद इन 30 डेज, द मिनिस्टर इज ऑटोमेटिकली रिमूव द 31st डेज। बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। प्राइम मिनिस्टर के लिए द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन विद इन 30 डेज और दे विल ऑटोमेटिकली सीज ऑफिस ऑन 31 डेज। आप किसी को एडवाइस करो नहीं करो, किसी को बोलो नहीं बोलो, 30 डेज के जस्ट नेक्स्ट डे पर आपको उससे रिमूव कर दिया जाएगा। स्टेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर सेम एज दी अबव स्टेटमेंट। री अपॉइंटमेंट यस कर सकते हैं अगर उसको कस्टडी में रखा गया और अगर जो चार्जेस थे अगर वो फेक साबित होते हैं, अगर वो रॉन्ग साबित होते हैं और उनको कोई सजा नहीं मिलती है तो उनको वापस से अपॉइंट कर दिया जाएगा ऑन देयर ओरिजिनल। तो दिस इज ऑल अबाउट दी 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड द प्रेसिडेंशियल रूल इन। तो आज का ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। कल और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम कवर करेंगे। आप जितना अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं करें। दिस आर द सेशन जो 90% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, तभी तो हमने इस सेशन का नाम रखा है गेम चेंजर सेशन। आपने कहीं से भी पढ़ा हो साल भर, बट नेक्स्ट 30 डेज अगर आपने ये सेशंस कवर कर लिए, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि 90% क्वेश्चंस यहीं से घूमकर आने वाले। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। प्रिपेयर वेल, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू।